हम लोग बोर के परमाणु मॉडल के एप्लीकेशन अनुप्रयोग को पढ़ रहे हैं। ऑलरेडी इसके पहले हम लोग बोर के परमाणु मॉडल के आधार पर कक्ष की त्रिज्या की गणना कर लिए हैं और कक्ष पर चक्कर लगाते हुए इलेक्ट्रॉन की वेग की भी गणना कर लिए हैं। आज हम देखेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है कक्ष पर, उसके पास ऊर्जा कितनी है, उसके पास भूता कितनी है। इसी एनर्जी को ही हम लोग पता लगाने के लिए आज हम लोग पढ़ रहे हैं। तो आप जानते हैं कि कुल ऊर्जा जो होती है वो स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा दोनों के संयोग से जो बनता है उसी को कुल ऊर्जा कहते हैं। तो कुल ऊर्जा को मैंने ई से डिनोट किया है और स्थितिज ऊर्जा Pe और गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी Ke, पोटेंशियल एनर्जी Pe। ठीक, हम जानते हैं कि स्थितिज ऊर्जा कितनी होती है, तो -Ze²/r और काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा होती है 1/2 mv²। बहुत दिनों से सब पढ़ते चले आ रहे हैं हम लोग और आज हम लोग यही इसको इक्वेशन नंबर 1 कर लिए हैं। हम जानते हैं कि अभी केंद्रीय बल अपकेंद्रीय बल के बराबर होता है, जो पिछले अभी कुछ दिन पहले पढ़ाए हैं कक्ष की त्रिज्या में। तो अपकेंद्रीय बल Ze²/r² और अपकेंद्रीय बल mv²/r, यार से स्क्वायर कट गया तो mv बराबर मुझे आ गया Ze²/r। हम इसको इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में रखते हैं तो E -Ze²/r प्लस 1/2 mv² जो पर रख रहे हैं Ze²/r। आप देख रहे हो कि हमको इसको और इसको दोनों को ऐड कर देना है या इसमें से इसको घटा दे, ही बात होगी। जैसे कर लीजिए, हम आपको दे रहे हैं कि इसको कैलकुलेट कर दीजिए। बड़ी दिक्कत में आप फंस गए भाई, लेकिन हम आपको एकदम आसान सा उपाय बताते हैं। देखिए यहाँ प्लस लिखा हुआ है माने आमदनी 98 है। देखिए 98 है। यहाँ खर्चा माइनस माने खर्चा यहाँ रुपया है, कुछ नहीं लिखा है तो 1 लिखा है। तो आमदनी 98 और खर्चा रुपया कर लीजिए तो कर्जा तो देह पर 8 आना आइए गया, तो वही कर्जा 8 आना जो है लिखा Ze²/r। देखिए कितना सरल तरीका से मैंने आपको कैलकुलेशन सिखा दिया। आप लोग का जाना लघुत्तम लेते का लेते पता नहीं, हम देखिए एकदम आराम से बता दिए। और इस r का मान जो है सो कि हम रख रहे हैं, क्योंकि r का मान मुझे मालूम है n²h²/4π² mZe²। इसी को वैल्यू को हम यहाँ r के जगह पर पुट कर दिए हैं n²h²/4π² mZe²। तब हम देखते हैं कि मेरा इस एनर्जी या ऊर्जा मेरा कितना आता है, तो यह आता है -2π² mZ²/4n²h²। यही मेरा आ रहा है। तो ये जो मेरा आ रहा है ये तो ठीक है सर, इतना ला दिए, लेकिन अब बताइए सर यहाँ से कहानी हमारी आगे कैसे बढ़ेगी। एनर्जी तो इतना आ गया, इतना गुना भाग हमसे कराइएगा। अरे आप मत कीजिए, हम आपको बहुत शॉर्टकट मामला दे रहे हैं। देखिए ना, मान लेते हैं कि हम कोई पहला कक्ष की ही त्रिज्या हमको पहला कक्ष पर एनर्जी निकालना है। ये पहला कक्ष है, इस पर इलेक्ट्रॉन इस पर चक्कर लगा रहा है, इस इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा मुझे पता लगानी है। तो पहला कक्ष लिए है तो n का मान 1 कर दिए, कक्ष की संख्या 1 कर दिए। एक ऐसा परमाणु लेते हैं जो जिसका परमाणु संख्या 1 के बराबर हो। तो परमाणु संख्या 1 किसका है, तो हाइड्रोजन का है नेचुरली। तो ऐसा ही परमाणु लेते हैं जिसका परमाणु संख्या 1 है और कक्ष की संख्या हम 1 ले लेते हैं। तब देखिए ये पहला कक्ष पर जो ऊर्जा मुझे मिला, मैं E1 लिख रहा हूं क्योंकि पहला कक्ष पर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे, उस पर ऊर्जा उसका प्राप्त कर रहे हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन पहला कक्ष पर है तो उसका ऊर्जा कितना, E1 लिख दिए की जगह, और 2 की जगह 2, माइनस तो माइनस सही है, 2 की जगह 2, पाई की जगह 22/7 का स्क्वायर कर दिए, m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान रख दिए CGS में, और z के जगह पर 1 कर लिए जो लिए हैं, और E पर इलेक्ट्रॉन का आवेश रख दिए CGS पद्धति में, उसका 4 स्क्वायर कर दिए, और एक n का मान 1 लिए है, 1 स्क्वायर कर दिए, और ये प्लैंक के स्थिरांक का मान रख दिए CGS में, इसके स्क्वायर कर दिए। सबका गुना भाग आप करते करते सर आप लोग थक दीजिएगा नहीं, हम तो एकदम आसान से आपको लिख कर रख दिए कि पहला कक्ष में ऊर्जा जो है
ये कितना होगा, तो -21.72 इंटू 10⁻⁻12 ऑर्ग में आई पर एटम जो लिखे हैं मुझे कि एक परमाणु के लिए, जब इसको जूल में चेंज करते हैं तो बस ये -12 है -19 हो जाएगा ये जूल, लेकिन एक एटम के। लेकिन बहुत लोग एक मोल के लिए निकालते हैं, एक एटम के लिए नहीं, एक मोल एटम के लिए निकालते हैं। तो उसका हम यह मान लिख दिए हैं क्योंकि कभी आपको काम दे देगा, इसीलिए मैंने वो मान भी लिख दिया है। चलिए अब कहानी को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। कहानी बढ़ाते हैं कि सर हम देखते हैं कि ऊर्जा किस पर निर्भर करता है। तो ऊर्जा जो है स्वकीय शरीर तक नियत मान है 2, पाई भी नियत है, एम भी नियत है, ई भी नियत है, आवेश नियत है, एच भी नियत है। बदल क्या रहा है, जेड और एम, यही ना। तो ऊर्जा जो है ये परमाणु संख्या के स्क्वायर और कक्ष की त्रिज्या, कक्ष की संख्या के स्क्वायर पर निर्भर कर, लेकिन माइनस में ध्यान रखिएगा, तो इसी पर यह निर्भर करता है। यही बात मैंने लिखा है। और जब ये प्रोपोर्शनल को हटाते हो तो आपको एक कांस्टेंट मिलता है, और कांस्टेंट कितना है, तो सब का गुना भाग जो किए हैं 2 का, पाई का, एम का, ई का, एच का, तो E1 के बराबर है, इसीलिए मैंने E1 लिख दिया है। लेकिन एनर्जी हमेशा ये माइनस में आ रहा है, ध्यान रखिएगा। मैंने यहाँ माइनस इसलिए नहीं लिखा है, E1 का मान माइनस में, इसलिए मैंने माइनस नहीं लिखा, ध्यान रखिएगा। लेकिन एनर्जी माइनस में आ रहा है। लेकिन यदि जेड का भी मान यदि E1 कर दे तो E1 कितना, T1/n²। फिर यहाँ पर मैंने माइनस नहीं लिखा है क्योंकि E1 का मान मैंने यहाँ माइनस में लिखा है, इसलिए माइनस नहीं लिखा। अब देखिए, अब हमको किसी भी कक्ष पर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है और उसका मुझे पता लगाना है ऊर्जा, तो हम कैसे पता लगा, एक क्वेश्चन से देख लेते हैं। एक क्वेश्चन लेते हैं, हाइड्रोजन जैसा परमाणु है, इसके तीसरा कक्ष पर इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा बताना है, तो बस इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। En माने E3, तीसरे कक्ष पर, तीसरा कक्ष का निकालना है, तीसरा कक्ष। और E1 का मान मैंने रख दिया माइनस, रख दिया ना, -21.72 लिखे हुए हैं। और n तीसरा कक्ष लिए है तो 3 के स्क्वायर कर दीजिए, कर दिए, बस मेरा आ गया -2.41 इंटू 10⁻⁻19 जूल। बस कितनी आसान सी बातों में सर बता दी, इतनी बड़ी चीज थी, इतना गुना भाग आपने इतना से छोटा कर दीजिए सर, एकदम आसानी से हम लोग उसको कर सकते हैं। तो आज हम इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा निकालना सीख गए। किसी भी कक्ष पर किसी भी परमाणु के लिए परमाणु बदल जाएगा, परमाणु संख्या बदल जाएगी और हम लोग आराम से निकाल सकते हैं। तो आज हमने जाना कि किसी कक्ष पर चक्कर लगाते हुए जो इलेक्ट्रॉन है उसकी ऊर्जा कैसे हम निकालेंगे, इसकी तरीका आज हम जान गए बोर के परमाणु मॉडल की विधि से। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तो आपको मैं पढ़ाऊंगा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। थैंक्स।